हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? क्लास को ज्वाइन कर लीजिए टाइमली सभी। गुड इवनिंग जी। पीडीएफ मिल गई थी आप सभी को? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए पीडीएफ का मिल गई है? पीपल एंड डेवलपमेंट की इंट्रोडक्शन वाली पीडीएफ। गुड इवनिंग हेमा जी, सिया राम जी गुड इवनिंग, मिस अफरीन गुड इवनिंग, अभिज्ञान मिश्रा जी गुड इवनिंग, रितु राज जी गुड इवनिंग। पीडीएफ मिल गई है आप सभी को? एक बार मुझे बता दो पीडीएफ का। मिल गई है पीडीएफ? हाँ जी, कमेंट कर दो मुझे। पीडीएफ का मिल गई है सभी को पीडीएफ। आज हम करने वाले हैं यूनिट 9 है आपका जो चल रहा है हमारा, और यूनिट 9 में हम करने वाले हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जितने भी पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है आप लोगों का, और नॉइस पॉल्यूशन है, उनको कवर करेंगे। वाटर पॉल्यूशन, सारी चीज़ों को देखते हैं जितना भी कवर हो पाता है आज। मैम मुझे एक सवाल का आंसर बताए ना। हाँ जी मिस अफरीन बोलो। मैं ठीक हूँ, आप लोग बताओ आप कैसे हो? मिल गई मैम, इंट्रोडक्शन की मिली है, यूनिट 9 की। हाँ जी, बस वही अपलोड किया, बाकी तो। मैम कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग बताओ आप लोग कैसे हो? कमेंट किसने पूछा था? मिस अफरीन, बोलिए क्या है आपका सवाल? हाँ जी पूछ लीजिए जल्दी से, क्या सवाल है? मैम आप बहुत क्यूट लग रहे हो माशाल्लाह। अच्छा क्यूट लग रहे हैं, थैंक यू जी। एक्चुअली ना ठंड लग रही थी मुझे, मैंने ओनली स्वेटर वेयर की थी, तो फिर अभी कोट पहना है। आज मैम आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा, थैंक यू जी। स्मार्ट लग रहे हैं, ऐसे भी स्मार्ट लगते हैं। कल क्लास नहीं हुई थी ना मैम? हाँ जी, कल मेरी क्लास नहीं थी, कल जीतू सर की क्लास हुई होगी। पूछो मिस अफरीन जल्दी से, क्लास स्टार्ट करनी है, 7:04 हो गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को, थैंक यू। सवाल पूछो अब जल्दी से। Which of the following field of knowledge is are related to physical skills? किस कौन सा सवाल है ये आपका? फिजिकल स्किल्स, तो फिर ऑप्शन होगी ना, फिर ऑप्शन के हिसाब से बता पाऊंगी। एनटीए वालों का क्वेश्चन है। एनटीए वालों का क्वेश्चन है वो, तो ऑप्शन से फिर क्लियर होगा ना, उसमें से बेस्ट वन को चूज करना पड़ेगा। ऑप्शन भी बता दो, इसकी क्या ऑप्शन है? ऑप्शंस क्या है इसमें? क्योंकि बेस्ट वन को चूज करना होगा ना इसमें से, तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका ये। मैम आज न्यू टॉपिक है क्या? हाँ, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से आज आपका न्यू टॉपिक। आंसर माइंड ऑफ ड्रिवन डोमेन दिया है। ओके, डोमेन दिया, माइंड माइंड ड्रिवन डोमेन दिया है, तो फिजिकल स्किल्स हाँ उसी से होगी कहीं ना कहीं। माइंड ड्रिवन ड्रिवन डोमेन का क्या मतलब होगा कि आपके माइंड में कुछ आया और आपने फिर अपने हाथों से काम किया उसको। ठीक है। जैसे कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमारे मीन्स कि हम देखो, हम माइंड से भी काम करते हैं ना कहीं क्या होता है कि हमारे पहले माइंड कमांड देता है, फिर हमारे हाथ चलते हैं, हमारे हाथ पांव चलते हैं। अगर हमारा माइंड कमांड नहीं देगा तो हमारे हाथ पांव प्रॉपर वे में चल नहीं पाएंगे। ड्रीवन ड्रीवन माइंड ड्रीवन डोमेन। और क्या थी ऑप्शन? ये तो बेस्ट वन चूज किया होगा ना, और क्या ऑप्शन थी इसमें? तीन ऑप्शन बताओ, फिर वहां से एलिमिनेशन हो जाना था। आज न्यू टॉपिक, हाँ जी। हाँ जी न्यू टॉपिक है राखी मिश्रा जी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करने वाले हम। पेपर 2 उर्दू किसी का है?
उर्दू तो कोई भी नहीं पढ़ता है यहाँ पे फिलर फॉर्म पे। तन्वी से मैं टेलीग्राम में अभी। मिस अफरीन और ऑप्शंस बताओ, फिर वहां से ना बेस्ट वन चूज हो जाता है, फिर तभी पता लगता है असली तो। कॉग्निटिव और अफेक्टिव। अफेक्टिव तो आपका फिर कॉग्निटिव देखो आपका टोटली माइंड से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है, नॉलेज और आपके नॉलेज इतना ही होता है। कॉग्निटिव डोमेन आपका नॉलेज से रिलेटेड हो जाएगा, अफेक्टिव आपका फीलिंग और इमोशन से रिलेटेड हो जाएगा। ये वैसे ही कट हो जाना था आपका। फिजिकल डोमेन आना था आपका उसमें। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर में आता है फिजिकल, फिजिकल स्किल्स जो होती है। तो उन्होंने बोला कि माइंड ड्रिवन डोमेन, तो इससे हो जाना था फिर आप लोगों का, ठीक है। कॉग्निटिव और अफेक्टिव हो जाना था, अफेक्टिव तो आना ही नहीं था किसी भी कंडीशन में। मैम गर्ल है आशिका। अच्छा, खुले बालों में आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी। एक्चुअली मैं अभी ही पहुंची हूँ, थोड़ी देर पहले बस गए थे। आज 4 PM क्लास हुई थी क्या, मैं मुझे नहीं पता, आप बॉय जैसे बोल रहे हो। ठीक है, करते फिर क्लास को स्टार्ट। किसी का और कोई डाउट है तो बता दो एक बार मुझे। आज देखो, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, एक तो ये कोट ना इतने हैवी हैवी से लगते हैं ना गर्दन पे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए पता है क्या रहता है, एलिमिनेशन मेथड को यूज करना। हमेशा एग्जाम में आपका कभी ना आंसर गलत ही नहीं होगा। आपको पता है अफेक्टिव का क्या मीनिंग है, आपको पता है कॉग्निटिव का क्या मीनिंग है, तो आंसर आपका कहीं ना कहीं निकल ही जाता है फिर, ठीक है। मैम पीडीएफ नहीं मिली मुझे। अनामिका जी आपका क्या है, सेकंड पेपर कौन सा है आपका, आपको पीडीएफ क्यों नहीं मिली? वैसे तो मैंने पीडीएफ सेंड कर दी थी सारे कोर्सेज में, आपको क्यों नहीं मिली है? सेकंड ये बताओ अपना, सेकंड पेपर कौन सा आपका, फिर मैं एक बार चेक कर लूंगी। कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा आज मुझे, स्पोर्ट की वजह से कि पता नहीं किस वजह से। सेकंड पेपर बताओ अपना जल्दी से, क्या है आपका? मैम मुझे भी। आपको क्या, आपको भी कंफर्टेबल फील नहीं है? मेमोरी लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल के बीच क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल है। यस मैम, आप बाल खुले करके ही आया करो, यहाँ बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करते करते नहीं थकते। अच्छा। अच्छा जी। मैम आई एम बैक। अच्छा अजय कुमार जी, ठीक है, कहाँ गए थे आप? सेकंड पेपर नहीं है? अच्छा सेकंड नहीं है, फर्स्ट पेपर में अपलोड किया। अनामिका जी आपने पता क्या करा है, चलो क्लास को स्टार्ट करते, बस बहुत बातें होगी। बट मैम ऑप्शन में कुछ और लिखा था, पर करके। पर करके क्या मतलब, बताओ ऑप्शन में क्या लिखा था, लग जाएगा पता फिर। ऑप्शन में क्या लिखा था? लेवल्स तो आपके ये ऑटोनॉमस था। मेमोरी लेवल ऑटोनॉमस और रिफ्लेक्ट, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल की ऑटोनॉमस लिखा हुआ था। अंडरस्टैंडिंग लेवल है, हाँ बोल तो रही हूँ। आज ना मेरी यूट्यूब पे भी क्लास है, अभी न्यू टाइम टेबल जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो बता दूं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले। मंडे ट्यूसडे तो आपकी क्लास होनी ही है, साथ में एक और दिन होगी, अभी मुझे बताया नहीं, बट 3 डेज होने वाली है मेरी यूट्यूब पे क्लास, जिसपे कि हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू टाइप, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, और आज भी 9 PM आपकी क्लास है, जिसमें मैं आपको पीपल एंड डेवलपमेंट के पीवाईक्यू करवाने वाली हूँ 2023 के, कौन से वाले, फैब वाले। क्लियर है सभी को? आज रात को 9 PM आपकी क्लास होने वाली है। और अभी वेडनेसडे टू सैटरडे अभी आपकी क्लास, मंडे मंडे नेक्स्ट मंडे से मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास डेली होगी ऐप पर, ठीक है। ऐप पर हम करने वाले हैं पीपल एंड डेवलपमेंट का फुल कोर्स होगा डिटेल में। क्लियर है सभी को? और साथ के साथ ही एक और बात बता दूं, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कंप्लीट है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। कम्युनिकेशन कंप्लीट है, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना। रिसर्च एप्टीट्यूड भी कंप्लीट है, नहीं देखा देख लेना। पीडीएफ भी अपलोडेड है, और यूट्यूब पर मैंने आप लोगों को पीवाईक्यूज भी करवाए हैं। और एक बात, संडे को भी आपकी क्लास होगी, अभी 2 ही संडे हमारे पास, दोनों संडे में करवाने वाली हूँ आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्लियर है जी सभी को? ठीक है, क्लियर है सभी को? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करवाने वाली हूँ आपको संडे को, ओके।
तो ये रहने वाला है। अभी हम पूरा ये जो 10 डेज है ना, इस 10 दिनों में आप तो करोगे ही करोगे मेहनत, बट मुझे भी आप लोगों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पीपीटीज बनाना एंड काफी चीजें, ठीक है। तो ये 10 दिन जो हमारे पास है, हम 30 अक्टूबर या कितने का है, कौन सा मंथ है ये, उसमें हम कंप्लीट कोर्स कर देंगे आपका। उसके बाद नवंबर में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें, ठीक है। हाँ जी, बस क्लासेस स्टार्ट करूँ, ये इंपॉर्टेंट बातें ना जो बता दूं मैं, हम क्या करने वाले आपको पता तो हो क्लासेस का। अब ये था जी हमारा डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ये सिलेबस है हमारा, ठीक है। यूनिट 9 है आप लोगों की। इसमें हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कर लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कर लिए, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन ये भी कर लिया, एथनोग्राफिक एक्टिविटी, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट ये कर लिया। आज हम करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इशू, जिसमें कि हम लोकल, रीजनल और ग्लोबल करेंगे। एयर पॉल्यूशन, वाटर, सॉइल, नॉइस पॉल्यूशन, वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, बायो, में ये वाला डिटेल में करवाऊंगी वेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा ये शायद ही हम आज कर पाएंगे, और क्लाइमेट चेंज ये भी, ठीक है, ठीक है, आज हम ये करेंगे फिर, ठीक है। लोकल, रीजनल एंड आपके ग्लोबल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। और अपने लिए प्लीज सभी पॉजिटिव, जो भी आप कुछ बोलना चाहते हो अपने लिए पॉजिटिव वो बोलो। वी वांट जेआरएफ, एंड जो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी आप अपने लिए पॉजिटिव बोल सकते हैं, अपने लिए पॉजिटिव बोलेंगे सभी, जल्दी से। जीतू भैया ने करवा दिया है, अच्छा, हायर एजुकेशन हो गया, ठीक है। अभी आपकी बातें चली, वी वांट जेआरएफ। अभी देखते हैं आपके मैसेज, जब तक आप अपने लिए पॉजिटिव लिखते हो। जो एमसीक्यू करवाने से पहले टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है दीपमाला जी, नहीं करवाने से पहले तो नहीं डाल सकते ना, बट करवाने के मतलब आज मैं कंबाइंड आपको, आज देखती हूँ कंबाइंड दे दूंगी ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आज या कल। ओके जी, ठीक है। वी वांट जेआरएफ बुक नहीं भेजेंगे सर अब, तो मैम भेजेंगे बुक, क्यों नहीं भेजेंगे, भेजेंगे बुक, मेरे पास भी जीतू सर की बुक, और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत प्यारी है, ले लेना। ये देखो, ये है जीतू सर की बुक। ओके ठीक है जी, करते फिर स्टार्ट। अब देखो, इन्वायरमेंटल इशू बोलो या फिर आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बोलो, ठीक है। और ये चीजें हमने पढ़ी है कहीं ना कहीं 10th में, 12th में, जो मुझे याद नहीं है कि पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ईवीएस में पढ़ी है, कॉलेज में जब वो हॉबीज होती थी ना, एक सब्जेक्ट होता था जो कंपलसरी होता था रखना, नहीं मेरे पास तो ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी पढ़ा है मैंने, ठीक है। कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, ये फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ा है कहीं ना कहीं, इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से होते हैं, एक तो लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पे। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाएगा, ठीक है। अब द इन्वायरमेंटल इशू और प्रॉब्लम अकर्स व्हेन देयर इज चेंज इन द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्वालिटी में फर्क पड़ रहा है उसका, और क्वांटिटी में भी फर्क पड़ रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट में, that can affect everything on earth directly or indirectly. These problem can occur at three levels, three levels है इसके, पर्यावरणीय मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय, ठीक है। समस्या या समस्या तब उत्पन्न होती है जब पर्यावरणीय कारकों की गुणवत्ता या मात्रा में परिवर्तन होता है, जो पृथ्वी पर हर चीज को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। ये समस्या 3 स्तरों में हो सकती है। ये जो 3 स्तर है ना आपके, लोकल लेवल हो गया आपका, रीजनल और आपका ग्लोबल लेवल हो गया, कौन कौन सी समस्या होती है यहाँ पे, इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है। अब इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, क्या होता है आपका इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम रह रहे हैं वो हमारा इन्वायरमेंट हो जाता है ना, हमारा आसपास, हमारा रहना, पेड़ पौधे, एवरीथिंग, सारी चीजें इन्वायरमेंट में आ गई कहीं ना कहीं, ठीक है। हमारा आसपास ये सारा आपका इन्वायरमेंट में आ गया। अब देखो, वेस्ट डिस्पोजल, अपशिष्ट, जितना भी वेस्टेज होती है ना, चीजें जिनको हम जलाते फूकते जो भी करते हैं, लोकल इन्वायरमेंटल इश्यूज, वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी, डेजर्टिफिकेशन, जब हमारी जो भूमि होती है ना वो मीन्स बंजर टाइप नहीं हो जाती भूमि, बंजर टाइप ना, वहां पे फसल उग रही है, वो कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल, लोकल लेवल पर इन्वायरमेंटल इशू हो जाता है। बाकी पॉल्यूशन तो है ही, वो तो देखो चाहे आप लोकल लेवल पे बोलो चाहे आप ग्लोबल लेवल पे बोलो, पॉल्यूशन तो होगा ही होगा डेफिनेटली, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वो तो होगा ही होगा। बट ज्यादातर गांव में तो कम होगा ना आपका, गांव में कम होगा, नॉइस पॉल्यूशन भी गांव में कम होगा, एयर पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं गांव में कम होगा, ठीक है। गांव में कुछ और पॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि आपका सॉइल हो गया, क्योंकि गांव में तो ज्यादातर खेत और ये चीजें होती है ना, मिट्टी।
ओके। अब इंडेंजर स्पीशीज, अभी इंडेंजर स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती है आपकी, जबकि हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी ऐसी प्रदूषण हो रहे जिस वजह से जो हमारी स्पीशीज है ना, जो ये है प्रजातियां है, लुप्त प्राय प्रजातियां जो है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, जब इनको नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, इनको नुकसान पहुंच रहा है, इन्वायरमेंटल जितने भी इश्यूज हो रहे हैं, जितने भी पॉल्यूशन हो रहे हैं इन्वायरमेंटल में, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में, उस वजह से। अब देखो यहाँ पे रीजनल एंड ग्लोबल, ग्लोबल वार्मिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी के साथ साथ आती है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस भी, इसको हम बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं। और लास्ट टाइम अगर आप फैब का क्वेश्चन पेपर देख लो, आप जून के देख लो, ग्रीन हाउस गैसेस से डेफिनेटली क्वेश्चन बने, मीन्स कि ये ऐसा टॉपिक है ना ग्रीन हाउस गैसेस वाला, जो हर साल पूछा जाता है। 2018 से लेकर मैं नेट के एग्जाम्स देख रही हूँ, और 2023 तक ऐसी कोई शिफ्ट नहीं होगी जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस पूछी ना गई हो। ओशन होगी आपकी, पॉल्यूशन, एसिड रेन होगी आपकी, ठीक है, अम्लीय वर्षा, ये हमने बचपन में भी पढ़ी, जिससे आपके ताजमहल में जो वो है वहां पे संगमरमर के पत्थर, कौन से पत्थर से वो बना है ताजमहल आपका, उसके जो पत्थर है वो ब्लैक पड़ गया है एसिड रेन की वजह से, जब वो CO2 और SO2 मिलता है तो वो एसिड रेन बनाता है, ज्यादातर उसमें SO2 होता है। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन जिसके लिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल बना था, ठीक है, ये भी हम डिटेल में करेंगे। बस इतना देख लो कि रीजनल और ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू आपके ये होने वाले। ग्लोबल वार्मिंग वो वार्मिंग होती है जब हमारा जो सारा प्रदूषण होता है ना, वो ये है, सपोज ये अर्थ है ना, और यहाँ पे वो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो जा रहा है, बट वो वापस नहीं आ रहा, वो अर्थ में ही रह रहा है, और जिस वजह से बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा, क्लाइमेट चेंज हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और इसमें ग्रीन हाउस गैसेस आती है मेनली, जो कि आपकी 7 की 8 गैसेस है मेनली, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम डिटेल में करेंगे। ओके जी। ब्लैक नहीं बट येलोइश हो रहा है पूरे वाइट से, हाँ येलो येलो सा हो रहा है पूरे उससे। येलो भी क्या है, ग्रे सा हो रहा है एक्चुअली, वो ना ग्रे सा हो रहा है शायद, ग्रे ग्रे सा हो रहा है, एसिड रेन की वजह से हो रहा है वो। और एसिड रेन इंसानों की मीन्स, अच्छा, जो ह्यूमन मेड एक्टिव जो ह्यूमन मेड एक्टिविटी है ना, जिससे हमारे जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, जिससे इन्वायरमेंटल पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो कौन सा है, उसका क्या नेम है, ह्यूमन मेड एक्टिविटीज बताएगा कोई मुझे। इंडस्ट्रीज के कारण, फैक्ट्रियों के कारण, हाँ, जो वो धुआं होता है ना, वो इन्वायरमेंट में मिलता है, और जिस वजह से आपकी SO2 और CO2 बन जाती है। एंथ्रोपोगेनिक, वेरी गुड, हाँ जी। मैंने भी नहीं देखा ताजमहल, मैंने भी नहीं देखा मैम, 7 बार देख चुका हूँ, वाह। मैंने नहीं देखा ताजमहल। NAPCC, ये क्या NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। हाँ ठीक है जी, एंथ्रोपोगेनिक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, करते स्टार्ट फिर आपका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन तो सभी को ही पता होगा, प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण सभी को पता होगा। पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एन अनडिजायरेबल एडिशन फॉर टू वाटर, लैंड, एयर विच एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, स्पीशीज, लिविंग कंडीशन एंड विल, ये सारी चीजें, ठीक है। पॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड मेनली इनटू 4 कैट, एयर, वाटर, सॉइल और नॉइस पॉल्यूशन, इसके अलावा भी हम पढ़ने वाले, और ठीक है, मेनली आपकी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका एयर पॉल्यूशन हो गया, प्राइमरी एयर पॉल्यूशन, एंड आपका सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन भी पूछा जाता है। फिर वाटर पॉल्यूशन हो गया आपका, पॉइंट एंड नॉन पॉइंट पॉल्यूशन पूछा जाता है। क्लियर सॉइल हो गया आप लोगों का। नॉइस पॉल्यूशन आपका, वो जो डीबी में मेजर करते हैं ना नॉइस को, वो पूछा जाता है कि नाइट में कितनी नॉइस होनी चाहिए, डे में कितनी नॉइस होनी चाहिए, मीन्स कितना होना चाहिए डीबी में, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, इसको भी हम डिटेल में करेंगे अभी। अब प्रदूषण को देखिए, प्रदूषण को जल, भूमि या वायु में घटकों के अवांछनीय योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो मानव जीवन, प्रजातियों, रहने की स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और हमारे संसाधनों को खराब कर देता है। पॉल्यूशन, प्रदूषण को मुख्यतः 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एंड ध्वनि प्रदूषण। अच्छा, मुझे एक बात बताना, जो व्हीकल से पॉल्यूशन होता है ना, उसको उसको वो कौन सी गैसेज होती है आपकी, मेनली जो व्हीकल से निकलता है पॉल्यूशन, जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, कोई बता सकता है मुझे, व्हीकल से।
कोई बता सकता है ग्लोबल वार्मिंग? एक बार ग्लोबल वार्मिंग ना रिपीट करेंगे, रिपीट नहीं डिटेल में पढ़ेंगे हम इसकी ना। एक तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस जिस वजह से जो आपका क्लाइमेट है ना वो चेंज होता है। अब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है ना, ये हमारा अर्थ, ठीक है, सपोज ये हमारा अर्थ है, और जो वो जितने भी पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट चीजें ना वो ऐसे जा रही है अर्थ को, बट वो ना वापिस नहीं आ पा रही है। अगर वो वापिस नहीं आएगी ना, और वो वहां पे ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है, अर्थ के ऊपर वो ऑब्जर्व हो रही है सारी चीजें, और जिस वजह से क्या होता है, हीट हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, गर्मी हो जाती है जिस वजह से, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ज्यादातर ये जो इसका कॉजेज है ना होने का, वो ग्रीन हाउस गैसेज है, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस जब हम पढ़ेंगे ना, तो ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ेंगे, और साथ में हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल भी पढ़ेंगे। शायद कल ही करेंगे हम इसको, अगर हमारा आज पॉल्यूशन कवर हो जाता है तो। CO2 है, CO2 है, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड है। पूछा गया ये एग्जाम में, इसलिए मैंने पूछा कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे मेन जो गैस है ना, वो है आपकी CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, और जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है वो कौन सी वाली गैस है आपकी? रेफ्रिजरेटर मीन्स जो फ्रिज में और ड्यू में यूज होती है, ड्यू वगैरह जो होते हैं, वो कौन सी गैसेज है आपकी? कोई बताएगा मुझे? फ्रिज वाली बता दो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वेरी गुड, आपको तो सब कुछ आता है। मेरा ऐसा था कि मैंने पीपल एंड डेवलपमेंट ना डिटेल में पढ़ा नहीं है एक्चुअली, मतलब पढ़ा तो था अपने टाइम में, बट उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था जितना इसको पढ़ना चाहिए था। तो अभी आपके लिए मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था मैंने पीपल एंड डेवलपमेंट। 2 यूनिट थे मेरे ऐसे जो मैंने पढ़े नहीं थे अपने टाइम में, मतलब ऐसे रेयर रेयर पढ़े थे, ज्यादा नहीं डिटेल में नहीं पढ़े थे, ढंग से अच्छी तरह से नहीं पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था। एक पीपल एंड डेवलपमेंट और एक मैथमेटिकल रीजनिंग, 2 यूनिट थे, बाकी तो पूरे यूनिट कवर किए थे। ओके, अब देखो करते स्टार्ट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ जी, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपका ये वाला भी, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैसेस तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम करेंगे कल करेंगे हम, ठीक है। अब देखो पॉल्यूशन, क्वांटिटेटिव यहाँ पे भी आ गया कहीं ना कहीं, और क्वालिटेटिव। Pollutions are pollutant are classified into two groups based on their presence in nature, qualitative and आपका quantitative pollutant। अब जो ये वाले क्वेश्चन है ये बनते हैं ज्यादातर आपके स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 करके ऐसे करके बनते हैं। हाँ मैं वही ढूंढ रही हूँ, CO2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक लिखा आपने अभिषेक जी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, और CO है शायद आपका ना, देखते हैं अभी आगे है हमारे पास नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है आपका जो एसिड रेन बनाता है। मुझे मिल नहीं रहा वो वाला ना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, क्योंकि मेरी बुक में तो CO नहीं दिया है कुछ, ओनली यही लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ही दिया है। CO2, CO इज, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ CO है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सबसे अच्छे तरीके से लिखा है मैम, इसमें ऑलमोस्ट वो सारे टॉपिक है जो स्कूल टाइमिंग में किए थे, स्कूल टाइमिंग में किए थे, मुझे तो याद नहीं आ रहा स्कूल टाइमिंग में किए थे, 10th में गई।
ओके ओके, अब देखो क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट हो गए आपके और क्वालिटेटिव हो गए, ठीक है। क्वांटिटेटिव आपके वो पॉल्यूटेंट है, दीज आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड इन द एनवायरनमेंट दैट बिकम पॉल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन इंक्रीज ड्यू टू मैन केयरलेस एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आप लोगों का कैटेगराइज एज अ क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट पॉल्यूशन इफ इट इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर एट हायर एटमोस्फेयर। आपका वो होता है जो आपके एरिया मीन्स की हवा वाला एरिया होता है ना, थोड़ा ऊपर मीन्स की काफी ऊपर, जहाँ पे हवा वाला एरिया होता है आपका। एट हायर देन व्हीकल्स फैक्ट्रीज क्रिएट ऑब्जर्वेबल, ठीक है, ह्यूमन एनिमल्स प्लांट्स। मात्रात्मक मात्रात्मक प्रदूषक ये पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से ये नेचुरल, ठीक है, पाए जाने वाले यौगिक है जो मनुष्य की लापरवाह गतिविधि के कारण उनकी सांद्रता बढ़ने पर प्रदूषक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, मात्रात्मक प्रदूषण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वो वाहनों और कारखानों के कारण वायुमंडल में आरओ की तुलना में उच्च सांद्रता में मजबूत है और मनुष्य जानवरों पौधों पर पाई पौधों अवलोकन योग्य परिणाम पैदा करता है, ठीक है जी। और गुणात्मक आपके ये ऐसे पदार्थ है जो प्रकृति में स्वाभाविक रूप में नहीं पाए जाते और मनुष्य द्वारा लाए जाते हैं, जैसे कीटनाशक, ठीक है। अब जो तो आपके क्वांटिटेटिव, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले ना, तो क्वांटिटेटिव आपके वो पॉल्यूटेंट है जो नेचुरली कहीं ना कहीं अकर है, ठीक है, नेचुरली है। और जो आपके क्वांटिटी क्वालिटेटिव है, ये आपके वो है जो नेचुरली अकर नहीं है और ये इंट्रोड्यूस होते हैं आपके किससे, इंसानों के द्वारा, जैसे कि कीटनाशक दवाइयाँ, ठीक है, और भी कई मेडिसिन होती है जिनको इंसान बनाता है, ओके जी, जिनको इंसान बनाता है। कीटनाशक दी हुई है यहाँ पे मेनली, तो कीटनाशक जो दवाइयाँ यूज की जाती है। तो ये हो गया आपके क्वालिटेटिव जो कि पूरी तरह से मनुष्य द्वारा लाए जाने वाले हैं, और जो आपके क्वांटिटेटिव है ये कहीं ना कहीं नेचुरली अकर हो जाते हैं, ओके जी। सीओटी इज नॉट अ पॉल्यूटेंट बट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, सीओटी जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना कहीं ये अच्छा होता है और ये ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है, बट ये आपका पॉल्यूटेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका सीओ टू नेचुरल सोर्सेज एंड ह्यूमन मेड, हाँ पूरी तरह से जो ह्यूमन मेड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वालिटेटिव। नेक्स्ट देखिए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है आपका। पॉल्यूटेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन द फॉर्म इन विच दे सर्वाइव आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज इनटू द नेमली प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। वायुमंडल में छोड़े जाने के बाद जिस रूप में वे जीवित रहते हैं उसके आधार पर प्रदूषकों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात प्राथमिक और द्वितीय। ये प्राथमिक प्रदूषक ये वे प्रदूषक है जो सीधे उस स्रोत और रूप से जारी होते हैं जिसमें वे पर्यावरण में आए थे। इस श्रेणी के प्रदूषकों में नाइट्रिक ऑक्साइड धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड धुआं, धूल, हाइड्रोकार्बन और अन्य शामिल है। मीन्स कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपके वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो किसी से मिलकर नहीं बने हैं, ठीक है। मीन्स इनका अपना ही है, जैसे कि डस्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, फ्यूम्स हो गया आप लोगों का, ऑक्साइड स्मोक हो गया और नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। ये सारे ऐसे पॉल्यूटेंट है जो मीन्स की किसी चीज से मिलाकर नहीं बने हैं। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपके वो पॉल्यूटेंट होते हैं ना जब दो चीजें मिल जाती है ना आपस में और फिर वो पॉल्यूटेंट बनाती है अलग से, जिसको हम सेनर्जिज्म भी बोलते हैं। और एग्जाम में पूछा गया था कि सेनर्जिज्म था, हाँ ऐसा कुछ शब्द था कि वो क्या होता है, वो खतरनाक होता है कि जब दो चीजें मिलकर, जैसे कि आपकी एसिड रेन होगी, CO2 प्लस आपका SO2, इससे मिलकर बनती है आपकी एसिड रेन। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। और अगर सिंगल पॉल्यूटेंट की बात करें तो SO2 हो जाएगा आपका सिंगल। क्लियर है? दिन खराब करना था क्या? क्या बातें चल रही हैं? फिर से रिपीट कर दो मैम। अपॉल्यूशन से, ए पॉल्यूशन से मतलब अपॉल्यूशन से स्टार्टिंग में क्या समझ नहीं आया? रिपीट कर दीजिए। CO2 मेक्स पॉल्यूटेंट्स। मैम पॉल्यूशन से समझा दो फिर से, समझ नहीं आया। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपके वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो मीन्स की
एज इट इज है, वो किसी से मिलकर नहीं बने हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपके वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो दो तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कीटोन्स एंड द पॉल्यूटेंट आर एग्जाम्पल। ठीक है, और ये ना एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एज इट इज ये एग्जाम उठ के आते हैं कि ये, और साथ में ये पूछा जाता है कि आपका ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है कि आपका ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, या फिर ये क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट बताओ या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बताओ। और एक चीज बताती हूँ आपको, जो आपका पीपल एंड डेवलपमेंट है ना, यहाँ से बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं। एज इट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपके वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो किसी को मिलाकर नहीं बने, ये डायरेक्टली होते हैं, directly from the source. These are pollutants that are released directly from the source and form in which they are introduced into the environment. Directly है ये ऐसा नहीं है कि किसी को मिलाकर बने हैं, मीन्स एक दो पॉल्यूटेंट को मिलाकर नहीं बने, ये डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स है। पॉल्यूटेंट आर दिस कैटेगरी इंक्लूड, ये वाले सारे, ठीक है, ये आपको एज इट इज ऐसे याद करने पड़ेंगे। लाइक आपका स्मोक हो गया। अब देखो, अगर हम स्मोक और स्मोक और फोग इसको मिलाते हैं ना, तो ये बन जाता है आपका स्मोक। तो जो स्मोक है ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। CO2 प्लस SO2 को अगर हम मिलाते हैं तो ये आपकी बनती है एसिड रेन, ये भी आपका सेकेंडरी हो जाएगा। क्लियर है जी सभी को? प्राइमरी नेचुरली नहीं बोल सकते कि नेचुरली मीन्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स आ रहा है आपका जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, वो किसी के साथ मिक्स होके नहीं आ रहा है, बट जो सेकेंडरी है ना वो मिक्स होके आ रहा है, तो इसलिए वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन रहा है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं आपके पॉल्यूटेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे आपकी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती है, इकोसिस्टम उसको बोला जाता है जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती है। और ये मैंने पीडीएफ आपको दे दी थी वैसे इंट्रोडक्शन वाले में। ठीक है, लिविंग थिंग्स आपकी होगी पेड़ पौधे, ह्यूमन, जीव जंतु सारी। नॉन लिविंग थिंग्स होगी आपकी रॉक होगी, मीन्स मिट्टी होगी, आप लोगों की चट्टान होगी, वाटर हो गया, ये आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होगी। तो इकोसिस्टम हो जाता है आपका जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती है। एग्जाम्पल एज पर देयर नेचुरल डिस्पोजल। अब बायोडिग्रेडेबल अगर पॉल्यूटेंट की हम बात करें तो ये वो पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे कि आपकी जो सब्जियां होगी, ठीक है, और मीन्स की कहीं ना कहीं आपकी ऐसी चीजें जो आपकी डिग्रेड हो जाती है। डिग्रेड को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? जो ना मिट्टी में मिल जाती है जल्दी से, मिट्टी में मिल जाती है जो जल्दी से, ठीक है, वो हो जाएगी। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो बायोडिग्रेडेबल आपके वो पॉल्यूटेंट हो जाएंगे जैसे कि सब्जियां होगी, वेस्ट हो गया आपका हाउस होल्ड सीवेज, ठीक है, एज वेल एज हाउस होल्ड सीवेज हो गया आपका, और जो जल्दी से मिट्टी में मिल जाएंगी उसको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। अभी तक की इस यूनिट की आपने एक ही पीडीएफ दी है ना? हाँ जी, एक ही पीडीएफ, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। A particular habitat where living objects have all required survival conditions is known as ecosystem. Organic and non-organic. पॉल्यूशन का मतलब है कि वो हर तरह के प्रदूषण जो माहौल खराब करता है, हमारे इन्वायरमेंट लाइक एयर। हाँ, ये तो चलो बचपन में पढ़ा है ना हमने, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन। हाँ ओके ओके मैम, स्मोक प्राइमरी है। हाँ, स्मोक आपका प्राइमरी हो जाएगा, स्मोक आपका सेकेंडरी हो जाएगा। स्मोक प्राइमरी है, स्मोक सेकेंडरी है। स्मोक प्लस आपका फोग जब मिक्स होएगा तो स्मोक बनेगा और वो आपका सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है जी। अभी देखो, बायोडिग्रेडेबल, these are pollutant that swiftly through natural processes, heat और thermal, ठीक है, इसको देखो हिंदी में, ये ऐसे प्रदूषक है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तेजी से क्षय होते हैं। गर्मी या तापीय प्रदूषण साथ ही घरेलू सीवेज इस श्रेणी में शामिल है क्योंकि इन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं या मानव निर्मित प्रणालियों जैसे नगर पालिका उपचार पौधों आदि द्वारा तेजी से नष्ट किया जा सकता है। ये कीवर्ड है यहाँ पे। इजीली ये जो होते हैं आपके, ये ना डिग्रेडेबल हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल मीन्स कि ये ना मिट्टी में मिल जाते हैं जल्दी से। अब मुझे कोई बताएगा क्या ऐसे पॉल्यूटेंट है जो आपकी मिट्टी में नहीं मिलते हैं और जिनको बहुत टाइम लगता है नष्ट होने में, या फिर वो नष्ट होते ही नहीं है? कोई बताएगा मुझे? और उस पर रोकथाम भी लगाई गई थी। हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? प्लास्टिक, यस, प्लास्टिक। और वो कौन सा, उसको क्या नेम देंगे हम? नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हो जाएगा आपका। प्लास्टिक हो गया, पेन होगी, प्लास्टिक की बॉटल्स होगी,
ठीक है, ये कौन से हो जाएंगे आपके, पेन होंगे जैसे कि आप लोगों के, और जो ये होती है ना सीवरेज की पाइपें होती है जो, वो वाली प्लास्टिक वाली होती है, वो कौन सी होती है, वो वाली पाइप्स होगी, वो भी आपकी नॉन डिग्रेडेबल होती है, जो जल्दी से मिट्टी में नहीं मिलती। और अभी ज्ञान मिश्रा को बड़ी मतलब बड़ा अच्छा इन्होंने रिप्लाई कर रही है हर बात में, मीन्स पढ़ा है इन्होंने डिटेल में पीपल एंड एनवायरनमेंट, इन्होंने लिखा था अभी, मैंने जस्ट इनका मैसेज देखा था, एनिमल्स प्लांट्स और ह्यूमन आर ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। हाँ जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। हाँ, ऑल प्लास्टिक मेड मटेरियल्स। हाँ जी। अब ये देखो यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट आपके पॉल्यूटेंट हो जाएंगे जी, एग्जाम्पल दिया होगा यहाँ पे कहीं इन्होंने, वेस्ट ग्लास प्लास्टिक और एल्यूमिनियम कैंस, ये वाले, ठीक है, ये कीवर्ड है इसका। ये जल्दी से, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले ना, ये जल्दी से मिट्टी में नहीं मिलेंगे, मीन से जल्दी से नष्ट नहीं होंगे, ठीक है, डिग्रेड नहीं होंगे ये जल्दी से। और अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल की, तो आपके हो जाएंगे कहीं ना कहीं ह्यूमन, मिट्टी में मिलने वाला इंसान, एनिमल्स, क्लियर है, और आपकी सब्जियां होगी, जैसे कि सब्जी और जो वेस्टेज रहता है ना कहीं हमारा लिक्विड वाला टाइप, वो हो गया। और वो ना न्यूट्रिएंट ही बनता है वैसे मिट्टी के लिए, पता है आपको इस चीज का, न्यूट्रिएंट बन जाता है वो मिट्टी के लिए। ऑल प्लास्टिक मेड फाइबर, हाँ जी। थर्माकोल भी होता है मैम, थर्माकोल, थर्माकोल क्या होता है, याद नहीं आ रहा मुझे थर्माकोल का, नहीं होता शायद, थर्माकोल होता है क्या है वैसे थर्माकोल, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सुना तो है मैंने थर्माकोल, बट याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पॉल्यूशन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन जनरेटेड बाय सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, गैसेस, गैस वाले वेस्ट, और आपके वेस्ट विदाउट वेट। इसको देखते जरा हिंदी में क्या दिया इन्होंने, ठोस अपशिष्टों से उत्पन्न प्रदूषण, कचरा, कूड़ा कचरा, राख, ठोस उदाहरण, पिछले उदाहरण से स्पष्ट होता है कि घरेलू और औद्योगिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तरल जलीय वातावरण में अच्छा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए ऑक्सीजन चक्कर, ठीक है, इसको देख लेना। गैस वाले तो वही हो जाएंगे ना आपके, CO, SO2, NO2, कहीं ना कहीं ओजोन, O3। हाँ, ओजोन ही, जो आपका ये O3 है ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि जो O3 है वो किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है जी ओजोन को, ये पूछा गया एग्जाम में। और SO2 करके भी पूछा गया है कि इसका क्या है, ये क्या होते हैं, सूत्र होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इनको, सूत्र होते हैं ना, ये ऐसा करके कुछ होता है। SO2 ये बोला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को, और CO2 हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और इनके नेम भी पूछे जाते हैं। CFC का फुल फॉर्म बताओ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये पूछे गए एग्जाम में, तो ये भी कर लेना साथ के साथ ही, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। और नाइट्रोजन हो गया आप लोगों का, ठीक है, इनको भी कर लेना साथ के साथ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, वन लीनियर टाइप में पूछे गए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये पूछे गए एग्जाम में, SO2 भी पूछा गया एग्जाम में, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन भी पूछा गया एग्जाम में वन लीनियर में, और CFC भी पूछा गया एग्जाम में, सूत्र फॉर्मूले, ठीक है जी, कर लेना, इनको देख लेना एक बार ना, वैसे तो नेम से ही क्लियर हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ओजोन O3, ठीक है, ये कर लेना, एग्जाम में ये पूछा गया है। जिस टाइम में भी मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम ये पूछा गया था ओजोन। और मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था कि NO2 को मैच करो, SO2 को मैच करो, CO2 को मैच करो, O3 को मैच करो, ऐसा करके, या तो वन लीनियर में या मैच द फॉलोइंग में, जैसा भी है फिर कोई नहीं, कर लेना, इनको भी एक बार देख लेना मीन्स। अब देखो ये बड़ा, ये खतरनाक होती है सिनर्जिज्म, एंड आपका एंटोकोनिज्म, हिंदी में नहीं लिया मैंने, चलो कोई नहीं, बता देती हूँ अपनी तरफ से, सिनर्जिज्म, इसका मैं हिंदी में कर लूंगी। एक तो आज लेट पहुंची हूँ ना, PPT भी नहीं बनाई, अभी पहुंची जस्ट 6:30 बजे घर। बताया ना मैम, फास्ट क्या बताया, आई थिंक बोन्स को टाइम लगता है मिट्टी में मिलने में, प्लास्टिक मिरर। एग्जाम में ना, वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना आपसे, इतना भी वैसे तो देखो हर चीज में अगर हम डीपली रिसर्च करेंगे ना, तो बहुत सी चीजें हमें ऐसी मिल जाएगी जो जल्दी से डिग्रेडेबल भी नहीं है और जल्दी से आपका नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है। पर जो आपका एनिमल्स है ना, ये मीन्स कि इन्होंने लिया है कि हाँ ये लोग ये मिट्टी में मिल जाते हैं जल्दी से, ह्यूमन को भी इन्होंने बोला है। बट आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, एक तो प्लास्टिक से पूछा गया था,
ये वाला क्वेश्चन प्लास्टिक से, और ये आपका ऐसा है कि हाँ ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। और आपका सब्जियां होगी, वेस्टेज हो गया कुछ, ठीक है, हाउस होल्ड वेस्टेज हो गया, ये पूछा गया था आपसे, ये कीवर्ड रहते हैं कुछ इजी इजी, ये पूछा गया था आपसे कि ये डिग्रेडेबल है। ओके मैम, कहाँ गए थे आप, गए थे कहीं? ओके सैनर्जिज्म, काम से गई थी कहीं आज ना, बहुत ज्यादा थकी हूँ सुबह मॉर्निंग से। सैनर्जिज्म, द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ टू और मोर। अब देखो सैनर्जिज्म, अगर मैं सिंपल बात बोलूँ ना, ये आपका ऐसा पॉल्यूटेंट है ना, पॉल्यूशन है ना, जो 3-4 चीजें मिलकर ना एक खतरनाक गैस बना दे, खतरनाक गैस, ठीक है। एक दो मीन्स की दो गैसेस ऐसी मिल गई ना जिसने एक जहरीली गैस बना दी, जहरीली, ठीक है, जहरीली गैस बना दी, ये होती है आपकी सैनर्जिज्म। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सैनर्जिज्म क्या होता है, ये ऐसी गैसेस होती है, 2-3 गैसेस मिलकर एक जहरीली गैस बना देती है, उसको बोलते हैं सैनर्जिज्म। मैं माँ बहुत अच्छी समझाते हो आप मैम, अच्छा माँ। मैम गई थी शॉपिंग, नहीं नहीं शॉपिंग करने नहीं गए थे, लाइक CFC, बहुत खतरनाक मीन्स जहरीली गैस बना देती है आपकी सैनर्जिज्म, 2-3 गैसें मिलकर और सैनर्जिज्म बना देती है आपकी ये, ठीक है। और जो आपका ये है एंटागोनिज्म है जो आप लोगों का, ये है आपका कि ये लेस सीवरेज मीन्स कि जब दो प्रदूषकों का संयुक्त प्रभाव अधिक गंभीर होने की तुलना में कम गंभीर होता है, ठीक है, अधिक गंभीर होने की तुलना में कम गंभीर होता है, तो इसे विरोध के रूप में जाना जाता है। ये कम होता है मीन्स इसका ऑपोजिट हो जाएगा कहीं ना कहीं ये एंटागोनिज्म। और जो आपका सैनर्जिज्म है ये अधिक गंभीर हो जाएगा, अधिक गंभीर क्या, जहरीली गैस बना देगा ये, जहरीली गैसेस, ये आपका सैनर्जिज्म। और कहीं ना आपको ये पेपर 2 में भी पूछा जाता है सैनर्जिज्म, जब दो चीजें मिलती है और एक खतरनाक चीज बन जाती है फिर दो चीजों के मिलने से, पेपर 2 में भी पूछा जाता है, मुझे नहीं पता कौन सा है, कॉमर्स में तो पूछा जाता है, बाकी पता नहीं। अब देखो द अर्थ ग्रेट स्फीयर्स, द एटमोस्फेयर कंटेन ऑल ऑफ द एयर इन द अर्थ सिस्टम, द एरी स्फीयर, हाइड्रोस्फीयर हो गया आपका वाटर, हाइड्रो तो आपको पता ही है ना, हाइड्रो पानी होता है, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो क्या होता है आपका पानी, हाइड्रोस्फेयर आपका वाटर स्फेयर हो गया जहाँ पे पानी पानी होता है, पानी वाली जगह होगी। और ये कौन सी जगह होगी आपकी, एरी मीन्स की काफी ऊपर, हवा वाला पोर्शन, पानी वाला पोर्शन, लिथोस्फेयर हो गया आपका मिट्टी, फिर हम आगे जी यहाँ पे देखो ये हो गया आपका एयरी, अब पानी तो धरती के नीचे होता है ना, और ये हो गया आपकी धरती, और ये हो गया आपका हाइड्रो, धरती के नीचे, और बायोस्फेयर हो गया जहाँ पे हम जीवन जीते हैं जी, यहाँ ही जीते हैं ना हम जीवन, तो यहाँ जैसे जीते हैं हम जीवन। अब देखो ये हो गया आपका एयर एटमोस्फेयर, और ये वाला हो गया आपका बायोस्फेयर, और ये वाला हो गया जी आपकी वो सॉइल रॉक, सारी चीजें, ठीक है। इसको देख लेना एक बार ना, इमेजेस देखनी पड़ेगी मुझे भी इसकी। बायोस्फेयर हो गया आपका जहाँ पर हम जीते हैं, अच्छा ये हो गया लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर हो गया आपका पानी वाला, धरती के नीचे क्या है, पानी है जमीन के नीचे, ओके। एक बार तो ये भी पूछा गया था कि पानी का सूत्र बताओ, NTA वालों ने पूछा ये क्वेश्चन, पानी का सूत्र बताओ। जैसे मैं वो बोल रही हूँ ना आप लोगों को, एक्चुअली मैंने भी ये हिंदी में पढ़ा है ना, पीपल एंड डेवलपमेंट, तभी शायद मैं हिंदी में बोल पाती हूँ। और हिंदी वाले बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं आजकल मुझसे, कल भी मुझे, कल की परसों एक लड़की ने मुझे बोला मैम आपकी ना हिंदी अच्छी होगी, ऐसा क्या पता कि मैंने खुद ये हिंदी में पढ़ा है। नहीं मतलब पेपर जब तो UGC नेट की तैयारी की थी तब तो इंग्लिश में ही पढ़ा था मैंने, ये कम पढ़ा था मैंने पीपल एंड डेवलपमेंट, बट बचपन में पढ़ा है। तो पानी का सूत्र ये भी पूछा गया है इवन देन आप लोगों से NTA के एग्जाम में, H2O, अभी जब आपने मैसेज किया ना तो मुझे ध्यान आया, बायो लिथो हाइड्रो, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे इजी है ये, एज इट इज, बस इतना ही होगा, ये एरिस्फेयर, वाटर स्फेयर, ये कीवर्ड है इसके, लिथो, ठीक है, सॉइल रॉक अदर मटेरियल, और बायोस्फेयर आपका द स्फेयर इन विच लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट, जहाँ पे हम जी सकते हैं, जहाँ पे पानी हवा सारी चीजें हो जाती है और जहाँ पे हम जीवन जी सकते हैं। मीन्स बायोस्फेयर आपका, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप तारों में जाके जियोगे या फिर ग्रहों में जाकर आप जीने लगोगे, आपको भूमि मीन्स पृथ्वी मिली है तो आपको यहाँ पे ही जीवन जीना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हवा भी है पानी भी है जिस चीज की आपको जीवन जीने की जरूरत है। तो बायोस्फेयर वो होता है कि जहाँ पे इंसान, ह्यूमन बींग, एनिमल्स, सारी चीजें जो वो जी सकती है, ठीक है।
ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा गया, बायोस्फीयर भी पूछा गया, लिथोस्फीयर भी पूछा गया, हाइड्रोस्फीयर भी पूछा गया, एटमोस्फीयर भी पूछा गया। हो सकता है ये आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछे जाए, और ये कीवर्ड है यहाँ पे, वाटर और रॉक और ये लिविंग, ठीक है, ये सारे कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड है इसके। इसीलिए ज्यादा आपको सिलेबस ना बढ़ाकर ना, मैं इस बार मतलब पीपल एंड डेवलपमेंट का मुझे पता है कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, कीवर्ड से हो जाएगा आप लोगों का ये। जमीन के नीचे पानी नहीं है, जमीन पर है पानी, लैंड एरिया के साथ साथ। जमीन पर है पानी, सर बोल रहे हैं कि बुक अब नहीं भेजेंगे, मैंने 300। अच्छा अच्छा अच्छा, लैंड पर है अभिज्ञान मिश्रा जी पानी, मुझे तो लगता है कि जमीन के नीचे पानी है। धरती मीन्स की ये देखो, ये मिट्टी है ना, रॉक, ठीक है, मिट्टी है, सॉइल है, रॉक है, इसके नीचे पानी है। जब हम जमीन खोदते हैं खोदते हैं खोदते हैं तो पानी नहीं होता फिर वहां पे। हिंदी में देख लो, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल, बस ये इजी है, इसको रहने दो अभी। अब चलते हैं हम एयर पॉल्यूशन पे। एक और चीज याद रखना ना, एक और चीज करनी है आप लोगों को, कौन से वाला था वो, एटमोस्फेयर ये तो हो गया, एक और चीज थी आप लोगों को जो मुझे बताना था, मेरे माइंड से, चलो आ ही जाएगा मुझे ध्यान ना। नाइट्रोजन गैसेस, और आपका ये वाली सबसे ज्यादा कौन सा होता है आपका, वो भी याद रखना है आपको ना। नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, इनके परसेंटेज 78 और वो वाले परसेंटेज करवाऊंगी वो भी ना, करवाएंगे वो भी आपको, ठीक है। अब चलो एयर पॉल्यूशन पे, नहीं तो मिक्स हो जाएगा सारी चीजें। एयर पॉल्यूशन आपका, आपको पता ही हवा का पॉल्यूशन, ठीक है, हवा में क्या क्या हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगा ही होगा, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से होता है आपका, सबसे ज्यादा मेनली जो होता है आपका वो कैसे होता है, व्हीकल से होता है, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और हीटिंग प्लांट्स। एयर पॉल्यूशन refers to the addition of pollutants into the air that is detrimental to human being and the planet as whole। वायु प्रदूषण का तात्पर्य हवा में प्रदूषकों के शामिल होने से है जो मानव और पूरे ग्रह के लिए हानिकारक है। वायु प्रदूषक के स्रोत, प्रदूषक निम्नलिखित स्रोतों द्वारा वायुमंडल में जोड़े जाते हैं। ऑटोमोबाइल हो गया, ये भी एग्जाम में पूछा गया, ऑटोमोबाइल, विद्युत ऊर्जा संयंत्र, औद्योगिक प्रक्रिया और तापन संयंत्र, वाटर, लिथो, सॉइल, सॉइल रॉक, ये भी कर लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, बायोसॉइल लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। और हाइड्रो तो आपको पता है, हाइड्रो मीन्स पानी होता है। जियोथर्मल्स हो गए, ये भी सारी चीजें हमें करनी इंपॉर्टेंट है वो भी। अब देखो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, अब वही बात आ गई यहाँ पे भी, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट आपका वो मटेरियल दैट व्हेन रिलीज इन द एयर अनअल्टर्ड फॉर्म और व्हेन इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज रिप्रेजेंट अ हेल्थ कंसर्न। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी आपका वो होगा जो डायरेक्टली सोर्सेज से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है जो। और अगर हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करें एयर पॉल्यूटेंट की, तो ये क्या हो रहा है, मिल के आ रहा है, ये मिलजुल के आ रहा है, मीन्स डायरेक्ट प्लस आपका इनडायरेक्ट से आ रहा है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट पूछे जाते हैं। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट लिख लो प्लीज, 5 मेन एलिमेंट्स। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट जो है आप लोगों के कौन कौन से, आप लोगों के लिख लो, एग्जाम में पूछे जाएंगे ये आपको नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, बट ऐसे लिख लेना अपने पास। 5 main elements were discharged into the atmosphere in the natural state। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका, मैंने बोला था ये, क्या लिख रही हूँ मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, वेट इसको ना मैं इरेज कर लूँ, ये पूछा गया है एग्जाम में ना, इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी वाला तो मैंने दिया वैसे आपको, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका प्राइमरी, लिख लेना ये अपने पास या स्क्रीनशॉट ले लेना। सल्फर डाइऑक्साइड, और थर्ड है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड,
ये N है N। फोर्थ हो गया आपका हाइड्रोकार्बन और पर्टिकुलेट मैटर। हाइड्रोकार्बन एंड फिफ्थ हो गया आपका, स्क्रीनशॉट नहीं आता है इस ऐप में। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं आता है यहाँ पे, ओहो। नाइट्रोजन ऑक्साइड, चलो बोल तो रही हूँ साथ में, हाइड्रोकार्बन और हो गया आपका पर्टिकुलेट मैटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार ले लो यहाँ पे। ये यहाँ से पता है कैसा क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ये पूछा जाएगा कि एयर पॉल्यूशन जो आपके प्राइमरी है ना वो बताओ, और इसमें वो डाल देंगे पैन वाला, ठीक है, जो आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, पैन वाला, ठीक है। सेकेंडरी होता है ओजोन, आपका सेकेंडरी होता है, ये तो मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, ओजोन आपका सेकेंडरी होता है। और साथ के साथ फोटोकेमिकल स्मोक आपका, स्मोक, ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक आपका सेकेंडरी होता है। और मिस्ट एंड मिस्ट, हाँ ये वाला भी आपका सेकेंडरी होता है। तो ये प्रॉक्सी एक्सीटल नाइट्रेट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है पैन की, पूछी गई है एग्जाम में, पूछी क्या जाती है, पूछा गया है। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट प्लीज याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका, सल्फर आपका, सल्फर, सल्फर है ये, ठीक है, SULFUR, सल्फर डाइऑक्साइड, और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पर्टिकुलेट। ओके जी, क्लियर है सभी को। 5 नंबर आपका पर्टिकुलेट, पर्टिकुलेट मैटर लिख लेती हूँ यहाँ पे। अच्छा मेरी इमेज के पीछे नहीं है। पर्टिकुलेट मैटर ना आपका ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका होता है मेनली 2.5, 10 और आपका 1। ये वो होता है ना कि जब इंडस्ट्रीज और कुछ मतलब जो धूल होती है ना, धूल जैसे होती है, धूल वगैरह जैसे इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम हो रहा है, बाहर रोड साइड पे कोई काम हो रहा है, तो वो जो धूल के जो कण होते हैं ना उसको बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर। ये भी एग्जाम में पूछे गया बहुत बार, पर्टिकुलेट मैटर की नंबरिंग 1, 2.5 एंड 10 होता है। ये वाला सबसे हानिकारक होता है जो 1 वाला होता है। 2.5 वाला फिर भी बाहर बाहर रहेगा, बालू तक फंसेगा, हमारी जो नोज और ईयर में हमारे जो हेयर होते हैं उसमें। और 10 वाला तो ये तो फिर इतना ही कम ही होता है ये वाला, ठीक है। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये है 3 नंबर, PM1 to 10, PM1, 2.5 एंड 10 इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, पर्टिकुलेट मैटर। सेकेंडरी पैन ओजोन, स्मोक करोगे आप कौन से वाला, फोटोकेमिकल स्मोक करोगे, ठीक है। सेकेंडरी आपके बहुत कम है और प्राइमरी आपके थोड़े से ज्यादा, 5 है, सेकेंडरी आपके 3-4 ही है, ठीक है। ये पूछे गए एग्जाम में, एज इट इज एग्जाम्पल पूछे गए और बहुत बार पूछे जाते हैं। अभी से दिल्ली में बुरा हाल है स्मोक से। मैम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन, डाइऑक्साइड नहीं बोला मैंने, ऑक्साइड बोला, ऑक्साइड, ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका प्राइमरी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका सेकेंडरी है, और सल्फर डाइऑक्साइड आपका प्राइमरी है। और सल्फर अगर आपका ट्राई ऑक्साइड होता तो वो आपका सेकेंडरी हो जाता। शी इज सो क्यूट, गॉड ब्लेस हर। अच्छा प्रेरणा जी, थैंक यू। ठीक है चले फिर नेक्स्ट, प्राइमरी हो गया ना, सेकेंडरी देख लो एक बार। ये देखो, ये मैंने क्यों लिखा हो यहाँ पे जो है, ये तो बढ़िया हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है जी। मिल गई जी पीडीएफ में आपको। 5 मेन एलिमेंट्स वर डिस्चार्ज इनटू द देयर नेचुरल स्टेट, ये प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पर्टिकुलेट मैटर। 1 2 PM1, 2.5 एंड आपका 10, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। 1 वाला आपका सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, हानिकारक, बहुत नुकसान, क्योंकि आपके जो नोज और आपके ये होते हैं ना कानों के हेयर जो होते हैं, देखो वो धूल से बचाने के लिए होते हैं ना, वो धूल से बचाने के लिए उससे भी अंदर चला जाता है, मीन्स हमारी सांस की नलियों तक चला जा सकता है, जो आपका 1 होता है। 2.5 फिर भी आपके बालों में फंसेगा कहीं ना कहीं, 10 वाला तो फिर ये नहीं ज्यादा हानिकारक, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर। और सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर पूछा जाएगा सेकेंडरी में आ जाएगा वो। नाइट्रोजन अगर आपका डाइऑक्साइड पूछा जाएगा तो वो भी सेकेंडरी में आ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिएक्ट विद वन अनदर
विद सनलाइट एंड विद नेचुरल गैसेस टू फॉर्म न्यू हजार्डियस। तो सेकेंडरी क्यों लिया है यहाँ पे फिर? ठीक है जी। अच्छा रिएक्ट, ठीक है विद वन अनदर। प्राइमरी प्लस विद हो जाएगा आपका, प्राइमरी प्लस आपका जब दो चीजें मिलकर के ये करना है अभी हमें ना। हाँ, अब ये वाला देख लो एक बार। सेकेंडरी कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा आपका PAN। इसकी फुल फॉर्म देख लेना एक बार, इसकी फुल फॉर्म फोटोकेमिकल। ये एज इट इज याद करना पड़ेगा जी आपको, एज इट इज, इसका कोई और तोड़ नहीं है मेरे पास। ओजोन मिस्ट, मिस्ट एंड आपका एरोसोल। HTSO4, H2SO4 ये है जी। और ओजोन आपको पता है O3 इसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फोटोकेमिकल स्मोक ये आपके सेकेंडरी है एयर पॉल्यूटेंट के। ये एज इट इज पूछे गए एग्जाम में, और पैन की फुल फॉर्म भी पूछी गई है एग्जाम में। याद करने का कोई ट्रिक? याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, स्मोक आपको पता है दो चीजों से होकर बना है, ओजोन भी आपको पता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ओजोन भी आप लोगों को पता है कहीं ना कहीं, मिस्ट और एरोसोल, ठीक है। जो दो चीजों से होकर बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। मीन्स जिसका डायरेक्ट सोर्स नहीं होता, जो डायरेक्टली सोर्स है ना, जो अपने सोर्स से डायरेक्टली आ रहा है, किसी और से मिल नहीं रहा है, तो वो प्राइमरी हो गया। और सेकेंड, अभी हमने जैसे पॉल्यूटेंट में हमने पढ़ा था ना, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी क्या होता है। तो जो आपका एयर पॉल्यूशन है ना, वो वैसा ही है कि जो डायरेक्टली सोर्स से आ रहा है वो प्राइमरी हो जाएगा, बट जो दो तीन गैसेस से मिलकर बन रहा है, क्लियर है, वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो ऐसे याद करना पड़ेगा जी। पैन, ओजोन, स्मोग, और आपका ये भी लिख लेना मिस्ट एंड एरोसोल। प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, हाँ ये एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई है पैन की भी, ठीक है। 9 PM वाली क्लास में क्या होगा मैम? PYQs होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीपल एंड डेवलपमेंट के होंगे। अभी ये देख लो, इसको इरेज कर लेते हो, ये भी आपको याद करना होगा। पार्टिकुलेट मैटर, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बता दिया आप लोगों को, व्हीकल्स होता है फ्यूल कम्बशन फ्रॉम इंजन एंड व्हीकल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड तब होता है जब आपका डीजल और जो पेट्रोल होता है ना, वो गाड़ी में जाकर, इंजन में जाकर वो जलता है ना पहले, फिर ही तो वहां से धुआं निकलता है, जलता है जब वो, ठीक है, जलता है आपका पेट्रोल और डीजल। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है मेनली, जो सबसे ज्यादा होता है आपका ट्रांसपोर्ट से होता है ये, ठीक है। व्हीकल्स मीन्स ट्रांसपोर्ट से, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से ही। फिर लेड हो गया आप लोगों का, PB, ठीक है। मेंटल ये होता है अदर इंडस्ट्री वेस्ट, आपके वेस्ट बर्नर जो होते हैं, जितना भी हमारा जो वेस्टेज रहता है ना, उससे बनता है। जैसे हमारा डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वाला हमने पढ़ा था, वो वाला होता है, वहां से निकलता है आपका लेड। डैमेज, और ये भी कर लेना, हाँ ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी डिसीजेज होती है। डैमेज द नर्वस सिस्टम, रिजल्ट इन IQ लॉस, मेरा पेन, रिजल्ट इन IQ लॉस एंड ये अडल्ट रिलेटेड टू एनीमिया, एनीमिया, ठीक है। ये भी कर लेना। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और हार्ट डिसीज, चेस्ट पेन, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये पूरी की पूरी स्लाइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फ्यूल कंबशन एंड वुड बर्निंग, ये हो जाता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, कब होता है? NO2 आपका। और ये आप लोगों का सेकेंडरी हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाता है आपका डाइऑक्साइड, और अगर ऑक्साइड पूछा जाएगा तो आपका प्राइमरी हो जाएगा। लंग डिसीज लीडिंग टू रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, ये वाला हो जाता है इसका, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है। और पर्टिकुलेट मैटर तो आपका वही धूल, केमिकल रिएक्शंस हो गए, फ्यूल कंबशन, इंडस्ट्रियल फार्मिंग एंड ड्यूरिंग रोड कंस्ट्रक्शन। रोड जब बनती है तो कितनी ज्यादा धूल निकलती है, ठीक है। तो वो हो गया आपका PM1, 2.5 एंड 10। और सल्फर डाइऑक्साइड होता है फ्यूल कंबशन, इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटी, इंडस्ट्रियल एज वेल एज नेचुरल अकरेंस लाइक वॉल्केनो। सल्फर डाइऑक्साइड पता है कहाँ से निकलता है? जब वो पहाड़ जैसे होते हैं ना, मानो हम तो, मैं तो पहाड़ से हूँ ना, तो जैसे मान लो दो पहाड़ आपस में टकरा गए, या फिर उनमें मशीनें चलती है कि JCB वगैरह चलती है, किसी पहाड़ को तोड़ती है, तो उससे जो तो वो धूल निकलती है ना, इतनी सारी धूल, उससे बनती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। वॉल्केनोज हो गए। मैम समझ नहीं आ रहा, आई थिंक फर्स्ट पेपर में जितना पास नंबर बोला था उतना लाना जरूरी है। देखो जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस होती है ना,
वो तब होती है जब जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ आपस में टकराए, मीन्स टकराए तो क्या, जेसीबी लगती है तो पहाड़ों को तोड़ा जाता है, पत्थर को जैसे हम तोड़ते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं, और उससे वो ब्लैक ब्लैक सा धुआं नहीं निकलता है, जब आंधी तूफान भी आता है, आंधी तूफान नहीं, अर्थक्वेक वगैरह जब आता है, फिर लैंडस्लाइड वगैरह जब होते हैं, तो जो उससे वो धुआं निकलता है ना, वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। पर्टिकुलेट मैटर है ये नेहा यादव जी, PM1, ये ना इनका साइज दिया गया है कि जो धूल होती है ना, देखो हमारे जो नाक में और हमारे कानों में बाल होते हैं, आपको पता होगा, तो ये क्यों होते हैं कि जो भी धूल होती है ना, वो सबसे पहले हमारे बालों में फंसती है, नाक के बालों में, ताकि हमारे अंदर सांस की नलियों में ना जा सके। तो जो पर्टिकुलेट मैटर होता है आपकी मेनली धूल, डस्ट, ठीक है, डस्ट होती है ये मेनली, धूल डस्ट वगैरह। तो पर्टिकुलेट मैटर में इसको साइज दिया गया है, जो 1 होगा ना, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि आपकी सांस की नलियों तक पहुंच जाता है, मीन्स की धूल के इतने छोटे छोटे कीटाणु, इतने छोटे छोटे कीटाणु नहीं, इतनी छोटे छोटे कण, जो आपके बालों में भी ना फंसकर सीधे आपकी नाक की नलियों में चले जाते हैं। 2.5 होते हैं जो सिर्फ आपके बालों में फंसती है धूल। कभी आपने घर की सफाई की होगी, तो आपने, जब भी हम घर की सफाइयां करते हैं, ठीक है, तो ऐसी धूल होती है जो हमारे बालों में फंसती है, नाक के बालों में, अगर कभी की होगी सफाई आप लोगों ने घर की, किसी को पता है क्या, अब बताओ। ठीक है नेहा यादव जी, कभी सफाई की होगी घर की, तो जो धूल होती है आपकी आ, इसमें नाक की नल हेयर में फंसती है, और अगर नाक की हेयर में नहीं फंसेगी, 1 मीन्स बहुत ज्यादा हानिकारक, 2.5 आपकी नाक के जो नोज की और कानों की जो बाल होते हैं वहां पे फंसेगी, 10 वाली ज्यादा हानिकारक नहीं होती है, 10 वाली मोटी धूल होती है जो आपके अंदर नहीं जाती। ये फील होता है मैम, नास की नलियों तक जाती है, हाँ, जो 10 वाला है ना, ये सिर्फ आपको फील होता है, बट ये आपके अंदर नहीं जाता है, नुकसान नहीं पहुंचाती है आपको 10 वाली, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे आपको पर्टिकुलेट 1, सबसे ज्यादा हानिकारक। एयर क्वालिटी क्वालिटी इंडेक्स का मेजरमेंट होता है, इतने आया तो हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स का मेजरमेंट भी होता है ये, और पर्टिकुलेट मैटर में आता है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास 8-3 हो गए, ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। 9 PM मिलते हैं, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर करेंगे जी हम, पीपल एंड डेवलपमेंट के। बाय बाय। अब देखते हैं कितनी रिवीजन की होगी आप लोगों ने, कहीं ना कहीं से ही आएगी। और कल हम करेंगे पॉल्यूशन, हमारा रहता है अभी थोड़ा सा, ग्लोबल वार्मिंग को भी देखते हैं अगर कल हमारा हो जाता है। PDF अपलोड कर दी है मैंने, कंटेंट में जाओ, कोर्स में जाओ, दिसंबर पेपर 1 में जाओ, और वहां पर नोट्स में जाओ, पीपल एंड डेवलपमेंट बाय प्रियंका।